तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं हमारे जिन बच्चों ने 499 में एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज ली। हालांकि मैंने कहा था कि पूरी क्लास को उसको ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन आप में से खैर कई लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। क्यों कहा था ये भी मुझे पता है, और टेस्ट के रिजल्ट मैंने देखे। या मैं उन बच्चों से बात करना चाहूँगा, क्या हमारी तरफ से मेंटर्स की कॉल आ रही है आप लोगों को? मेरे पास आप लोगों की पूरी लिस्ट आई, जिन्होंने अपनी जो समस्याएं बताई उन्होंने मुझे पूरा अपडेट किया। किसी बच्चे को मेंस के क्वेश्चन पढ़ने में प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है, रिवीजन में प्रॉब्लम आ रही है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। क्या हमारी तरफ से आप लोगों को जिन्होंने टेस्ट दिया था उसमें से कई लोगों को कॉल आई, मेंटरशिप प्रोग्राम में एक उनको सजेस्टिव मेजर मिले? अब पूरा रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है मेरे पास, वो पूरा रिटन रिकॉर्ड आया कि कब बात की, क्या आपकी प्रॉब्लम थी, क्या सॉल्यूशन दिए गए। हो रहा है। किशमिश ने लिखा हाँ आई थी, आपके मार्क्स मुझे मिले। तो यही चीज मैं स्टैब्लिश करना चाह रहा था। अब धीरे धीरे उनको और ट्रेन किया जा रहा है, आपसे और क्या क्या चीजों पे बात करनी है, सपोर्टिव सिस्टम आपको बनाना है। कोई चीज आपको और चाहिए तो वो लोग, अब मेरे जैसे कई बार मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, नहीं कर पाता हूँ, तो वो लोग मेरे बिहाफ पे वो सारी चीजें, कल मैंने उनको और सिखाया कि बच्चों को ये चीजें टाइम टू टाइम हेल्प करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने की। अभी वो लगातार बात कर रहे हैं, एक दिन में 20-30 लोगों की मेंटरशिप करते हैं। जिन लोगों ने टेस्ट दिया, स्पेशली सबको पास नहीं आएगा, जिन्होंने टेस्ट दिया तो उनके मार्क्स को लेकर डिस्कशन, उनकी पढ़ाई को लेकर डिस्कशन, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या चीज होनी चाहिए। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा कि जिनको कॉल आई, जैसे नीलम ने कहा हाँ कॉल आई, मेरे पास वो रिकॉर्ड्स हैं बच्चों ने जो जो समस्याएं कहीं। इससे आपको फायदा हो रहा है? एक मेंटर होने की वजह से एक मेरा आपका कम्युनिकेशन बनता है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है अब एक 1-to-1 कॉल होके मेरे पास आ रही है। तो आप देखिए, ये जो सिस्टम मैं इकोसिस्टम डेवलप कर रहा हूँ, आपका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, एक एक पूरा रिकॉर्ड एक्सेल में मेंटेन हो रहा है। आपने क्या कहा, आपको क्या समस्या है, उस पर हमने क्या समाधान दिया, और वो बार बार मुझे रिकॉल कराते रहेंगे। तो एक इकोसिस्टम मुझे चाहिए था, वो मुझे मिल गया है। राइट। अब सुप्रिया ने लिखा है हाँ सर बहुत फायदा हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई आपको हर वीक कॉल करेगा और आपकी प्रोग्रेस पूछेगा, टाइम मैनेजमेंट के बारे में पूछेगा। अभी मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दूंगा तो उसमें तमाम तरह की चीजें जो हैं वो आप एक जगह अपना डाटा कलेक्ट कर पाएंगे। जैसे अभी मैंने आपको एक मैंने सेमिनार लिया था, मेरे जीवन का एक दिन, तो उसमें कई बच्चों ने मुझे भेजा, लेकिन कई बार मैं व्हाट्सएप पढ़ पाता हूँ, नहीं पढ़ पाता हूँ, तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। तो वो सारी दिक्कतें जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। और एक मेंटर प्रोग्राम, ये बहुत ही टॉप क्लास में जो बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड इंस्टीट्यूट होते हैं वहां मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, जैसे बायजू में है। तो चूंकि उनके पास अरबों खरबों रुपए इन्वेस्टमेंट आया है, लेकिन हमने बिना इन्वेस्टमेंट लिए, बिना इतनी फीस लिए हमने वो प्रोग्राम शुरू किया। वहां पे मेंटरशिप प्रोग्राम वहां पे है कि मेंटर्स आपका रिकॉर्ड डील करते हैं, टीचर के बिहाफ पर आपकी बात टीचर तक पहुंचाते हैं। अब मेरे पास पूरी एक्सेल मेंटेन होकर आ गई। कल मैंने पूरा पढ़ा, उसमें जिन जिन बच्चों से बात हुई है तो उसमें उन्होंने पूरी प्रॉब्लम बताई है, तो मैं उसको बात कर रहा हूँ उसमें क्या मेरे लिए क्वेश्चन है, क्या मैं वीडियो बनाकर उनकी मदद कर सकता हूँ, या मेरी और सपोर्टिव टीम क्या मदद कर सकती है। तो लोग अगर अभी नहीं जुड़ रहे हैं उससे, तो आपका एक बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। पहली बात, आप टेस्ट नहीं देंगे, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसका आउटपुट आपको निकलेगा नहीं, तो जो छोटी मोटी चीजें बची हैं वो आपका पूरा हो जाएगा। और मुझे बहुत आश्चर्य है कि 499 रुपए, मतलब मैंने उसको अपने एक तरह से नुकसान में रखा है, मेरी कॉस्ट भी उसमें रिकवर नहीं हो रही है। पर मेरा था कि मेरे अपने बच्चे एक बार उसके साथ जुड़ जाए, मैं फीस तो मुझे बढ़ानी है उसको, कल ही हमारी मीटिंग हुई, फीस बढ़ा देंगे। लेकिन मेरा पहला है कि मैंने कहा कि नहीं, मेरा बच्चा पहले ही एनसीईआरटी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वहां पे मैं उसको इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूं, हम बहुत ही ब्रॉडर एस्पेक्ट में बातें कर रहे हैं। मैंने कभी एक बार भी नहीं सोचा कि 4,000 रुपए का बैच है, कुछ 4-6 फैक्ट दे दो, ये सिंपल सिंपल दे दो। नहीं, मैंने हमेशा ही सोचा कि मेरे साथ कोई भी बच्चा आया हुआ है वो हमेशा उसके साथ जुड़े, कॉन्सेप्टर में वो कन्वर्ट हो रहा है, कॉन्सेप्टर में वो जो है अच्छे से सीख रहा है, आउटपुट अच्छे से निकल कर आ रहा है, तो हमारा ओरिएंटेशन एक तय हो रहा है। अब एक 499 का टेस्ट है वो देना है, उससे मुझे सिर्फ इतना उसमें फायदा है कि मैं अब आपका रिकॉर्ड देख सकूंगा। तो जिन बच्चों ने उसमें टॉप किया फर्स्ट टेस्ट में, उनका मुझे पता है कि कितना जो है अच्छा उनकी रैंक चल रही, कहाँ नुकसान उनको हो रहा है। एक पर्सन आपसे लगातार बात करता रहेगा, जो लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं। जो लोग नीचे जा रहे हैं उनको हम ऊपर ले जाने के लिए बहुत मेहनत करेंगे वहां पर तमाम। अब आपको दिखना शुरू हो गया, मैंने जो आपसे कहा था वो सब कुछ किया। तो ये सब एक बहुत ही ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में होता है जिसकी फीस जो है लाखों में होती है, तो वो सारी सुविधा हम जो है वो हजारों में लाके दे रहे हैं। तो इसके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अपने, मैं ऐसे लोग अपने साथ जोड़ा हूं जो मेरे विजन में यकीन करते हो। तो इसके पीछे ऐसा नहीं है, वो भी बहुत हाई सैलरी डिमांड कर सकते हैं, सब कुछ है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लाखों रुपए की एकेडमीज जो फीस आपसे लेती हैं और प्रोडक्ट आपको देती हैं, वो सारी चीजें मैं यहां ला सकूं। लेकिन आप अगर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो वो आपको नुकसान है।
तो आपको सोचना है। कई बार क्या होता है, जैसे कई बच्चों मेरे साथ मिले थे, मुझे आज से याद है, मैं एक पुरानी फोटो देख रहा था, तो क्लास में जो है वो एक लड़का आया करता था सेमिनार्स में, तो सेमिनार की फोटो देख रहा था, तो उसको मैंने कहा कि इस तरह से पढ़ना चाहिए। बोला अरे एनसीईआरटी में क्या रखा है, एनसीईआरटी तो ऐसे पढ़ लेंगे, खुद से पढ़ लेना चाहिए, इसमें किसी टीचर वीचर की जरूरत नहीं होती है। 3 साल में मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ के 1.8 मिलियन तक पहुंच गए, मेरे 3 ऑफिसेज हो गए, मेरी ब्रांचेस हो गई। 3 साल में आज हम लाखों बच्चों को पढ़ा चुके हैं, 2-2 बार मुझे अवार्ड मिल चुका है बेस्ट आईएएस एकेडमी का। लेकिन वो ससुर आज भी एनसीईआरटी खत्म करें, उनसे आज तक प्री नहीं निकला। ठीक है, तो यहां पर बात यह है कि आप समय की कीमत नहीं समझ पाते हैं। आपको कई बार आप कैलकुलेशन बड़ी उल्टी कर लेते हैं। एक दिन मैं एनसीईआरटी की सारी किताबें जितनी भी 6ठी से 12वीं, उनका मैं एक बार रेट मंगाया। मैंने कहा मुझे सारी किताबें भेजो, मैंने बुक वाले से बोला, और मुझे बिल भेजो। तो उसका जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो 3200 रुपए के आसपास आ रही है। और अगर मैं उसके नोट्स बनाने के लिए कॉपियां खरीदता हूं तो कॉपी पेन वेन सब ताम झाम करके ये लगभग 4200 के आसपास खर्चा मेरा टोटल बैठ रहा है। आप किसी दिन दुकान पे जाना और सारी किताबें मांगना A to Z, तो 4200 रुपए के आसपास खर्चा। खाली किताब कभी पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, किताब, नोटबुक, पेन, पेंसिल, स्केच, इनकी खर्चे की बात कर रहा हूं। यहां पूरा का पूरा बैच इतने में, तो उसको भी आप जो है उसको कमतर समझ रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। वो जो इकोसिस्टम में बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपका टाइम मैनेज कर सकूं, आपकी कमियों को जान सकूं, ये बेसिकली वो ओटीपी के माध्यम से ही होगा, वो टेस्ट के माध्यम से ही होगा, आपकी इन्वॉल्वमेंट के माध्यम से होगा। आप इन्वॉल्व नहीं होगे, जो हम डेली क्वेश्चन दे रहे हैं उस पर अगर नहीं करोगे तो वहां आपको समस्या होती जाएगी। टेस्ट सीरीज सभी के लिए है। पहली बात तो सभी बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया, बड़ा अच्छा, उन्होंने एक अच्छा काम किया है। सभी के पास नहीं है, क्योंकि मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ डाउनलोड्स दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। तो आप वो नहीं करोगे तो फिर वो नुकसान अंत में आपका ही होगा। मुझे क्या है, हमारे पिताजी बिल्कुल सही कहते हैं कि भाई हम गाय को नदी किनारे ले जा सकते हैं, पानी पीना ना पीना उसका काम है। यहां हम तुम्हें ढकेल के पानी पिला रहे, पियो पियो, तुम्हारे लिए जरूरी है। तो उस चीज को आप समझें। तो सभी बच्चों को मेरे ख्याल से वो मैं वेट कर रहा हूं, मेरा बैच उसके साथ जुड़ जाए, मैं इसकी फीस बढ़ाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है बढ़ाऊंगा। इतने में हमारी कॉस्ट नहीं निकलती है। लेकिन अभी मैं जब बढ़ा दूंगा कल परसों में फीस या 2-4 दिन में, तो फिर आप क्या करोगे, आप कहोगे नहीं साहब हमें पुरानी फीस में, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं बस इतना चाह रहा हूं मेरा बच्चा उसके साथ जुड़ जाए, टेस्ट दे दे, हमारे मेंटर्स उनका एक डाटा तैयार करें, उनकी जो कमियां हो रही हैं उसको जो है वो प्रॉपर समझें, उनके साथ काउंसलिंग करें उनकी टाइम टू टाइम। हर वीक हमारी तरफ से एक कॉल आपके पास चली जाए। आपको कोई भी डिसोरिएंटेशन हो रहा है, आप वहां पर टू द पॉइंट रहें। इतना भी अगर आप नहीं, इतना करने के बाद भी कर पा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि हाई फीस ही हमारे पास कम से कम एकमात्र तरीका है। चलें अब हम लोग आगे चलिए, अब हम लोग इतिहास पर वापस लौटते हैं और कुछ आज बड़ी गंभीर डिस्कशन करते हैं। आज की जो डिस्कशन होगी वो आपको थोड़ा सा परेशान भी कर सकती है, कुछ नई चीजें आपको दे सकती हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं, ठीक है। और अच्छा लग रहा है, आप लोग मुझे न्यूज़पेपर की फोटो खींच के भेज रहे हैं। आपने देखा आज किसी बच्ची ने मुझे भेजा ग्रुप में कि एबीवीपी वालों ने साड़ी पहनकर आंदोलन किया, अपनी संस्कृतियों की बात की। हालांकि मैं समझता हूं कि वो भी भारतीय संस्कृति को बहुत अच्छी तरह नहीं समझते हैं, क्योंकि हमारा विरोध का तरीका अलग है। सुबह मैंने जब सोशल इश्यूज की क्लास ली, आप में से बहुत कम लोग थे उसमें, मुझे पता चला, ठीक है। मैंने जब डाटा देखा तो आप में से बहुत लोग उसको नहीं देख रहे थे। आज जब सुबह की डिस्कशन हो रही थी, आपको बहुत कुछ पता चला होगा कि हमारे भारतीय समाज में हमारा चिंतन कैसा है। और जो अभी इंडियन डायस्पोरा, जिसपे मोदी जी मिलने गए हैं अक्सर ब्रिटेन में, अमेरिका में, तो इंडियन डायस्पोरा क्या है, जो मैंने आपको एक गाना सुनाया था, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो उसमें बेसिकली हम इंडियन डायस्पोरा को क्या करते हैं। जब अशोक, हमारा अगला चैप्टर अशोक है, तो अशोक अपनी पुत्री और पुत्र को बाहर भेजेंगे। और अगर आज जो है इंडोनेशिया, जहां पर मुस्लिम आबादी है, वहां पर अगर रामलीला जो है वो उसको खेला जाता है, पूजा जाता है डांस में, कंबोडिया में हमें विष्णु मंदिर दिखाई पड़ते हैं, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि भारतीय संस्कृति अपने मूल स्वरूप में प्रसार कर रही थी। लेकिन आश्चर्यजनक है, मैं बैठा बैठा भी थोड़ी देर पहले सोच रहा था कि कितनी खूबसूरत संस्कृति हमारी, कितनी खूबसूरत संस्कृति है। मैं ऐसे विचार करने लगा और मैं सोचने लगा कि 17.5% इकोनॉमी जिसके पास हो, मतलब टोटल वर्ल्ड इकोनॉमी का 17.5% जिसके पास हो, उस देश ने किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया। किसी इकोनॉमी आक्रमण सेनाओं के आधार होती है, जिसके पास पैसा होगा वो अच्छी सेनाएं तैयार करेगा। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद, इतना पावर होने के बावजूद, सोने चांदी से भरे होने के बावजूद, हमने दूसरे देशों पर आक्रमण करके कब्जा क्यों नहीं किया? वो क्या मूल तत्व था हमारे अंदर कि हम चीजों को एक वैश्विक रूप में देखते थे। हम बहुत पहले ही ग्लोबलाइजेशन का बेस बना चुके थे। आज वेस्टर्न हमें सिखा रहा, आज अमेरिका कह रहा है कि वी आर द पायनियर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अरे धत,
तू क्या ग्लोबलाइजेशन करेगा, जब तू था ही नहीं इस दुनिया में, तब हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात कर ली थी। और हमने ये नहीं कहा था कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब हम एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करके कब्जा कर लेंगे। हमने कहा वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी धरा, पूरा वसुधा जो है, वसुधा यानी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। और परिवार में ऐसा थोड़ा ना होता है एक भाई दूसरे भाई को सुबह उठे सोते में लाठी पटक दे सर पे और बोले हम कब्जा कर लिए तुम्हारे कमरे पे, ऐसा तो नहीं होता ना। थोड़े बहुत तू मैं हो सकते, प्यार मनुहार हो सकता है, बड़ा भाई छोटे भाई कहते तुम बेटा तुम्हें कमरा मिल गया, ठीक है, ऐसे, या छोटा भाई बड़े भाई के सम्मान में बोला भैया आप सोए, हम नहीं यहाँ पे जाएंगे। तो इस तरह से हमारे परिवारों में होता आया है, ये थोड़े ना होता सोते में लाठी पटक दें। तो ग्लोबलाइजेशन जो वेस्टर्न हमें सिखा रहा है वो अलग है, और जो भारतीय परंपराओं में ग्लोबलाइजेशन था वसुधैव कुटुंबकम की, हम पूरे विश्व में किसी का हक नहीं छीनेंगे। तो मुझे आश्चर्य होता है कि आज चाइना के पास दुनिया का 7-8% व्यापार है, 9% व्यापार है, अमेरिका के पास 11% व्यापार है, और ये कम वक्त इन्होंने पूरा खाड़ी देश निपटा दिया, घुस गए अफगानिस्तान में, बम गिरा के चले आए, मदर ऑफ ऑल बम गिरा दिया, कई पहाड़ियां इकट्ठे निपट गई, औरतें बच्चे मारे गए, कोई पूछने वाला नहीं है। चाइना आज पूरा जो है साउथ चाइना सी से लेकर जो है पूरे इलाके में कब्जा किए। 70.5% व्यापार करने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर आर्थिक शक्ति के रूप में देश, वो कभी सैन्य शक्ति नहीं बना। आश्चर्य की बात सोचिए, आज छोटे से व्यापार के माध्यम से पूरी दुनिया में कब्जा करके चाइना जो है, देख रहे हो अब कहां से सिल्क रूट और फलाना फलाना बना रहा है। अमेरिका 11% व्यापार करके पूरी दुनिया में कब्जा किए पड़ा, बम धाए धाए इधर उधर गिराता रहता है हर समय। ब्रिटेन ने पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद कर दिया था। लेकिन 70.5% अकेले व्यापार करने वाला देश कभी